स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED या BTC फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेपर 2 है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो इसमें से हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के बात कर रहे थे, जिसमें आपका जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है। इसमें हमने टोटल 90 प्रश्नों को लेकर के बात की थी। ठीक है, आज के इस वीडियो में यानी पार्ट 4 में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपके जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो यहाँ से आप अपने DLED फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ जो आपका UP टेट है, C टेट है या फिर अदर स्टेट का टेट है उसके लिए भी पढ़ सकते हैं और साथ ही सुपर टेट के लिए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है CDP में आपके शिक्षण अधिगम सिद्धांत और बाल विकास से पूछे जाते हैं। इन सभी से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन सभी वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, आज के इस वीडियो में पार्ट 4 में हम सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करा देंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, पार्ट 4 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे पार्ट 4 को 91 नंबर क्वेश्चन से। 91 नंबर क्वेश्चन है, सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। ये आपका BTC 2015 में जो पेपर हुआ था सेकेंड टाइम, उसमें पूछा गया था, साथ ही 2016 में भी पूछा गया था। तो सहभागी शिक्षण को लेकर के मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसके अंतर्गत कक्षा के नीरस वातावरण को दूर कर उसे आनंददायक बनाना एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों की रुचियों का ध्यान रखना, साथ ही विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, ये सभी सहभागी शिक्षण के उद्देश्य होंगे। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे, शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। तो ये भी आपका BTC 2015 और DLED 2018 में पूछा गया था। अगर हम बात करें शिक्षण की क्रियाशीलता के सिद्धांत की, तो क्रियाशीलता के सिद्धांत को करके सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का मानना है कि बालक जिन विषय वस्तुओं को करके सीखता है वह स्थायी होता है, यानी बच्चे का जो ज्ञान होगा वह स्थायी होगा। किंडरगार्टन जो पद्धति है उनके जो प्रवर्तक हैं वो फ्रॉबेल महोदय, उनका मानना है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत बालकों हेतु अत्यंत उपयोगी होता है, इससे बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है छात्रों को स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाएगा। प्रश्न नंबर 93 यानी 93 है, पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर दिया है छात्र जो पूर्व ज्ञान रखते हैं उसी को आधार बनाकर नवीन जानकारी अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ देना ही प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य है। अगर आपने लेसन प्लान, अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, लेसन प्लान नहीं बनाया होगा, लेकिन लेसन प्लान में क्या होता है कि आप पूर्व ज्ञान के आधार पर ही प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। इसके अंतर्गत आप बच्चों से प्रश्न ऐसे पूछेंगे जो उनके पूर्व ज्ञान पे आधारित हो, उन्हें पहले से क्या कुछ पता है विषय से संबंधित ऐसे प्रश्न बनाएंगे, यही आपकी प्रस्तावना कौशल कहलाएगी। प्रश्न नंबर 94 है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर दिया है सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य, सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय से संपन्न या अल्प समय में संपन्न किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की बात की जाए तो ये आपका पाठ योजना की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो समय अवधि होती है वो बहुत कम होती है, यानी ये कक्षा जो होगी वो 5 से 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट की रहेगी। इसके 6 घटक भी मैंने बताए थे, आप उसे प्रीवियस वीडियो से पढ़ सकते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है। तो इसको भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पुनर्बलन का शाब्दिक अर्थ है पुनः बल देना। अध्यापक द्वारा विद्यालय कक्षा में छात्र की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना, बच्चे को अपना सिर हिलाकर प्रोत्साहित करना, बच्चे को शाब्दिक पुनर्बलन देना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दिया है। ओलिवर के अनुसार वीडियो पुनर्बलन पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए मौखिक पुनर्बलन से अधिक प्रभावशाली होता है। तो यही है पुनर्बलन कौशल। इसके बारे में कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको लेकर के हम डिटेल में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। तो इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था
यहाँ पर दिया है इस शब्द की संरचना में 3 शब्द अपेक्षित, अधिगम और स्तर। तो अपेक्षित से तात्पर्य ज्ञात करना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना या सिखाना, स्तर का आशय होता है उपलब्धि के स्तरों से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर तीनों का अर्थ अलग अलग दे दिया है। अपेक्षित, अधिगम, स्तर की संकल्पना आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 97 है, उत्तम शिक्षण अधिगम की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो मैंने पिछले वीडियो में कई सारी उत्तम शिक्षण अधिगम की विशेषताएं बताई थी। यहाँ पर 2 पूछी हैं। तो यहाँ पर पहला है बिना लागत के प्राप्त सामग्री, दूसरा है विषयवार पाठ के अनुरूप सामग्री। साथ ही और लिख सकते हैं कि उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों हेतु हानि रहित होती हैं। ठीक है, उत्तम शिक्षण सामग्री बहुउद्देशीय होनी चाहिए, अर्थात एक शिक्षण अधिगम सामग्री को एक से अधिक कक्षा में प्रयोग किए जाने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की आप कोई भी विशेषताएं लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 98 देखेंगे, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने 3 पार्ट में बार बार बताया है। ये आपका काफ़ी बार पूछा गया है और यहाँ पर जितने भी रेपिटेटिव क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में उन्हीं को लेकर के बात की जा रही है। तो ये तीसरी बार यही क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया था। ठीक है, यहाँ पर दिया है प्रेरणा के माध्यम से ही छात्रों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न की जाती है। जब छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेता तो उसे कोई भी नहीं सिखा सकता। बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए उसके जन्मजात रुचियों की मदद लेना आवश्यक है। रुचि उत्पन्न होने पर उसकी ज्ञान ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह से प्रेरणा के लिए रुचि का होना बहुत ही आवश्यक है एक छात्र में। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर दिया है मूर्त से अमूर्त शिक्षण इस तथ्य पर जोर देता है कि सर्वप्रथम बच्चे को मूर्त यानी स्थूल, यानी मूर्त का अर्थ होता है जो चीज़ें दिखाई दे बच्चे को, ठीक है, उन वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिए। तत्पश्चात अमूर्त, जो चीज़ें ना दिखाई दें, ठीक है, उन तथ्यों का ज्ञान कराना चाहिए। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं जो दिखाई देती हैं तथा जिनको पहचाना तथा समझना सरल होता है। अमूर्त वस्तुएं दिखाई नहीं देती, इसलिए उनको समझना कठिन होता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका मूर्त और अमूर्त शिक्षण सूत्र। इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, प्रश्न नंबर 100 है आपका, 100 है, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग के बारे में, उसी में आपका निदानात्मक परीक्षण आ जाएगा। यहाँ पर दिया है निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य किसी रोगी का निदान करना। निदान का अर्थ है समस्या का पता लगाना। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी का निदान करता है उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्रों की समस्याओं का उपचार करता है, उसकी विषयगत समस्याएं तथा अधिगम कमियों का निदान करता है। कहने का मतलब यही है कि जो निदान परीक्षण होता है इसमें आप किसी छात्र की समस्या का पता लगाएंगे, ठीक है, तत्पश्चात उस समस्या को जब दूर करेंगे तो वह आपका उपचारात्मक शिक्षण में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 101 देखेंगे, बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर कितने सारे उद्देश्य दिए हैं बहुस्तरीय शिक्षण के। इसमें पहला है शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना, दूसरा पॉइंट है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, तीसरा पॉइंट है शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, चौथा पॉइंट है छात्रों में समय के सदुपयोग की आदत डालना, पांचवा पॉइंट है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। तो ये हो गए बहुस्तरीय शिक्षण के उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 102। प्रश्न नंबर 102 है, खेल पर आधारित किन्हीं 2 शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं BTC 2015 सेकेंड टाइम में भी पूछा गया था, फर्स्ट टाइम में भी 2016-17 में भी पूछा गया था। तो उम्मीद है 2020 में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर खेल पर आधारित 2 शिक्षण पद्धतियों के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर दिया है खेल पर आधारित 2 पूछा है, किंडरगार्टन लिख दीजिए, मॉन्टेसरी विधि लिख दीजिए और डाल्टन योजना भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से खेल पर आधारित शिक्षण विधियाँ हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 103 है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। तो आप सभी जानते हैं शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इस प्रविधि की बात करें तो इस प्रविधि के द्वारा शिक्षक जो है अपने शिष्यों से प्रश्न पूछकर उनकी समस्याओं का हल करता है। दार्शनिक सुकरात ने
अपने शिक्षण में भी प्रश्नोत्तर प्रविधि को अपनाया है। ठीक है, इसमें जो दिया है महत्व, पहला है शिक्षण मूल्यांकन हेतु, ये आवश्यक है। दूसरा है नवीन ज्ञान का संबंधीकरण हेतु। तीसरा है जिज्ञासा हेतु। चौथा है पाठ विस्तार हेतु। पांचवा है रुचि एवं एकाग्रता बनाए रखने हेतु। तो इस तरह से कक्षा में जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 104 है शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। रुचि के सिद्धांत की बात की जाए तो हम जानते हैं कि रुचि तथा ध्यान में घनिष्ठ संबंध होता है। बालक की रुचि जिस विषय वस्तु में होती है वह उसे सरलता से समझ लेता है। बालक का ध्यान जिन वस्तुओं पर केंद्रित होता है उनमें वह रुचि लेता है। यानी छात्रों को आकर्षक एवं आनंददायक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना ही रुचि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 105 है संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संप्रेषण आपका दो प्रकार से होता है, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। शाब्दिक में मैंने बताया था कि मौखिक और लिखित होगा। ठीक है, यानी आप जब भी बातचीत करेंगे तो मौखिक रूप से कर सकते हैं और लिखित रूप से भी कर सकते हैं। जबकि दूसरा है अशाब्दिक, इसमें आप ना तो लिखित करेंगे ना तो मौखिक, इसमें आप भावों के माध्यम से संप्रेषण कार्य करेंगे, जैसे वाणी संप्रेषण। दूसरा है मुद्रा, मुख मुद्रा एवं चक्षु संप्रेषण। तीसरा है स्पर्श संप्रेषण। ठीक है, तो इस तरह से ये हैं अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार। प्रश्न नंबर हम 106 देखेंगे, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रश्नोत्तर प्रविधि को लेकर के बात की थी कि इस प्रविधि के द्वारा शिक्षक अपने शिष्यों से प्रश्न पूछकर उनकी समस्याओं को हल करता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रयोग से छात्र नए ज्ञान प्राप्ति के लिए सक्रिय हो जाते हैं और उनकी विचार करने तथा चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे क्वेश्चन है कि आप समझ करके भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 107 है गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिताएं बताइए। तो यहाँ पर दिया है शिक्षण रोचक हो जाता है। दूसरा है छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। तीसरा लिख सकते हैं छात्रों की मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, इससे बालकों में मानसिक एवं शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ती है, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। पांचवा है गतिविधि आधारित शिक्षण में छात्र आत्म गौरव की अनुभूति करता है। पांचवा है गतिविधि आधारित शिक्षण से सीखना स्थायी रूप से अधिक समय तक स्मृति में बना रहता है। तो इस तरह से गतिविधि आधारित शिक्षण की कई सारी उपयोगिताएं देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर 108 है बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से आशय ऐसे शिक्षण से है जिसमें दो या दो से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ उनकी व्यक्तिगत रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। तो यही हो जाएगा आपका बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण। प्रश्न नंबर 109 है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है। तो इसको लेकर भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो इसमें दिया है शिक्षण में बालक को पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है और उसके बाद उसे एक एक अंश का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, जैसे बालक को सर्वप्रथम वाक्य का ज्ञान कराने के पश्चात ही उसमें प्रयुक्त कर्ता क्रिया एवं कर्म के बारे में बताना। तो इस तरह से आप पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 110 है प्रश्नों को दो विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर प्रश्नों की दो विशेषताएं होगा। ठीक है, तो प्रश्न सरल तथा स्पष्ट हो। दूसरा है प्रश्न प्रेरणा उत्पन्न करने वाला हो, साथ ही प्रश्न वैधपूर्ण होना चाहिए। तो इस तरह से प्रश्नों की विशेषताओं को आप स्वयं लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 111 देखेंगे। 111 है पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है। तो अभी हमने पुनर्बलन कौशल के बारे में बात की थी। यहाँ पर दिया है पुनर्बलन कौशल आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसके प्रयोग में शिक्षक को पारंगत होना चाहिए। यह छात्र की अभिप्रेरणा और क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, क्योंकि जो पुनर्बलन होता है इसके आधार पर ही एक शिक्षक जो है वो अपने कौशल को निखार सकता है, अपनी शिक्षण प्रक्रिया को निखार सकता है। अगर शिक्षक पुनर्बलन का ज्ञान नहीं जानता, ठीक है, तो वह कक्षा को जो बच्चे हैं उनमें ज्ञान जो है उसको निखार नहीं पाएंगे, उनके ज्ञान को सक्रिय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पुनर्बलन कौशल का उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
क्वेश्चन नंबर 112 है, किन्हीं दो शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर पहला है पूर्ण से अंश की ओर, दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और काफ़ी सारे 11 हैं शिक्षण सूत्र, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैंने 2 वीडियो में पूरे शिक्षण सूत्रों को बताया है लाइन से। क्वेश्चन नंबर 113 है, किन्हीं शिक्षण के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो फिर से वही क्वेश्चन, छात्र के ज्ञान में वृद्धि करना, छात्र के कौशल में वृद्धि करना, छात्र की रुचियों को ध्यान में रखना, छात्र को सक्रिय अधिगम का वातावरण उत्पन्न कराना। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षण के कई सारे उद्देश्य आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्रियाशीलता का अर्थ मैंने बताया था कि करके सीखना। जब छात्र स्वयं चीज़ों को करके सीखेगा तब उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। यहाँ पर दिया, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत द्वारा छात्रों में पढ़ने में रुचि जागृत की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है। यहाँ पर दिया है, विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है, अतः जब किसी प्रयोग को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है, यह प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है तो उसका विशेष महत्व होता है। जैसे विज्ञान शिक्षण में आप प्रयोगों द्वारा ही तथ्यों को, परिणामों को सिद्ध करते हैं, इसलिए प्रयोग प्रदर्शन विधि का काफ़ी महत्व होता है विज्ञान शिक्षण में। प्रश्न नंबर 116 देखेंगे। प्रश्न नंबर 116 है, मॉन्टेसरी पद्धति क्या है। तो मॉन्टेसरी पद्धति, इस पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो हैं मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी ने बालकों को अनेक वस्तुएं खेलने को देने की बात कही, जिसमें बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेता है, यही है मॉन्टेसरी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 117 है, बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी जी की देन है, उन्होंने इसे बुनियादी शिक्षा का नाम दिया है। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना है। अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा पद्धति की तो इसे 1937 में महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रचलित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 है, व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर दिया है, व्याख्यान देते समय उदाहरण एवं दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, वाक्यों में क्रमबद्धता रखनी चाहिए। तो ये है व्याख्यान देते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। क्वेश्चन नंबर 119 है, सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात की थी कि जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, सहभागी शिक्षण कहलाता है। सहभागी शिक्षण आपका बहुकक्षा शिक्षण का एक स्वरूप है। ठीक है, इसमें कई सारी कक्षाओं को साथ लेकर के शिक्षा भी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 120 है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। तो इसमें दिया है, ऐसी शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। जैसे ग्राफ, मानचित्र, चार्ट पेपर, ठीक है, और साथ ही श्यामपट्ट हो गया, डस्टर, मार्कर, पॉइंटर। इस तरह से जो कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान कराया जाता है, ये आपका बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने 120 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, बहुविकल्पीय प्रश्न 200 से ज़्यादा बताए जा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी देख लें, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही टेलीग्राम पर स्टडी विद स्वाति को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सभी वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।